बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़र्स्ट जो है वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डेमो क्लास जो है इसमें हम अरबिक कैलीग्राफी है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसके स्टाइल्स कौन कौन से हैं ये स्टडी करेंगे। और हम ये जो कोर्स कर रहे हैं इसमें हम कौन कौन से स्टाइल स्टडी करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैलीग्राफी की। कैलीग्राफी जो है इसका मतलब है राइटिंग ब्यूटीफुली, चाहे खूबसूरती से लिखना, जैसे उर्दू में आप इसको ख़ताती या खुशख़ती भी कह सकते हैं। तो कैलीग्राफी जो है ये सिर्फ इस्लामिक नहीं होती बल्कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में होती है, जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, जापानीज़ वगैरह। तो उनके जो कैलीग्राफी हैं उनके स्टाइल्स भी हैं। इस्लामिक कैलीग्राफी जो है इसमें बेसिकली अरबिक लैंग्वेज यूज़ होती है, जिस तरह दूसरी जो कैलीग्राफीज़ हैं उसमें चाइनीज़ कैलीग्राफी में चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ होगी। तो इसी तरह इस्लामिक कैलीग्राफी जो है इसमें अरबिक लैंग्वेज यूज़ होगी और इसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, लेकिन जो वो उसके लेटर्स, बेसिक लेटर्स होंगे वो अरबिक लैंग्वेज के ही यूज़ होंगे। जैसे जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं अरबिक, पर्शियन, ओटोमन एंड उर्दू कैलीग्राफी, तो ये लैंग्वेजेस भी यूज़ होंगी इस्लामिक कैलीग्राफी में। अगर हम अरबी में देखें तो अरबी में इसको कहते हैं ख़त अरबी। बेसिकली जो ख़त है ना इसको अरबी में ट्रांसलेट किया जाता है लाइन से, ठीक है। तो इसको फिर अगर हम ख़त अरबी को ट्रांसलेट करें तो ये होता है अरबिक लाइन, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन। और जो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ये जो इस्लामिक कैलीग्राफी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो बेसिकली कुरान की वजह से है, क्योंकि कुरान जो है वो ज़्यादातर इस्लामिक कैलीग्राफी में ही लिखा गया है। इस्लामिक कैलीग्राफी के सारे स्टाइल्स में तो नहीं, लेकिन जो कुरान ज़्यादातर हमारे पास आज भी मौजूद है। और जो स्टार्टिंग में जब इस्लाम आया था तब जो कुरान लिखा जाता था वो इस्लामिक कैलीग्राफी में ही लिखा जाता था। तो इस वजह से जो इस्लामिक कैलीग्राफी है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो है ये एक वैल्यूड आर्ट फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कीमती असासा है ये, और एक ये मॉरल गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इसके लिए जो है वो एक अरबिक में मुहावरा यूज़ होता है, प्योरिटी ऑफ राइटिंग इज़ प्योरिटी ऑफ द सोल, कि आपकी लिखाई जितनी ज़्यादा खूबसूरत साफ़ सुथरी होगी आपकी सोल भी उतनी ही पाकीज़ा और साफ़ सुथरी होगी, ठीक है। तो जो हम इस्लामिक कैलीग्राफी बेसिकली इसीलिए सीख रहे हैं ना कि हम जो अल्लाह का खूबसूरत कलाम है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में लिखने की जो है वो अपनी तरफ से करना सी कोशिश करें। तो हम देख लेते हैं कि इस्लामिक कैलीग्राफी के स्टाइल्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें आता है कुफिक स्क्रिप्ट, जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। और कुफिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी हो चुकी हैं। फिर उसके बाद सेकंड पे है नसख स्क्रिप्ट, थर्ड पे थुलुथ स्क्रिप्ट, इसको सुलुस भी पढ़ते हैं, उर्दू में इसको सुलुस ही पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि तीसरा या 1/3, एक तिहाई हिस्सा जिसको कहते हैं ना सुलुस। फिर उसके बाद नस्तालीक स्क्रिप्ट, नस्तालीक जो है ये हमारा कौमी खत है, ये आपने याद रखना है कि हमारा कौमी खत कौन सा है, वो नस्तालीक है। इसको ना ईरानी या फ़ारसी खत भी कहते हैं। इसके बाद जो है वो दीवानी स्क्रिप्ट है, ये भी हम इंशाल्लाह इस कोर्स में स्टडी करेंगे। और 6 जो है वो है रिका स्क्रिप्ट, इसको रुका भी पढ़ते हैं, कुछ रिका भी पढ़ते हैं। तो ये जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्टाइल्स हैं इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सबसे पहले हम बात करते हैं कुफिक स्क्रिप्ट की। तो जो सबसे पहले अरबिक स्क्रिप्ट है ना, सबसे ओल्ड स्क्रिप्ट अरबिक स्क्रिप्ट वो कुफिक है। सबसे पहले जो कुरान था वो इसी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। और इसके बाद जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती गई, वेरिएशंस आती गई, और आज जो हमारे पास कुफिक है वो काफ़ी चेंज भी है, और इसको मॉडर्न कुफिक भी कह सकते हैं आप।
और जो हमारे पास ओल्ड कुफिक है ये बहुत कम यूज़ होता है ना, आज के ज़माने में ये बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आप इसको जो है वो बैतुल मक़दस के जो उसका गुंबद है उसमें देख सकते हैं। वहाँ पर जो है वो ओल्ड कुफिक मिल्क खाई की गई थी। और ये जो कुफिक है ना ये बेसिकली कूफा से निकला था। इसका नाम जो है ना, ये शहर जो कूफा है ना, वहाँ पर ये सबसे पहले ख़त यूज़ हुआ था, फिर उसी से आगे जाता गया, तो फिर उस वजह से इसका नाम कुफिक पड़ गया था। और ये जो है ये ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि इसकी जो इसका स्टाइल जो है वो रिजिड होता है और इसमें एंगुलर स्ट्रोक्स होते हैं। एंगुलर स्ट्रोक्स का मतलब ये है कि इसमें जो हम वर्ड्स लिखते हैं उसमें एंगल्स भी यूज़ होते हैं, मतलब कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी यूज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको मटेरियल वाली जो वीडियो थी उसमें बताया भी था कि इसमें कंपास और प्रोट्रैक्टर और इसके अलावा स्केल भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इस वजह से इसमें एंगुलर स्ट्रोक्स होते हैं। फिर उन्होंने कहा था ड्यू टू इट्स स्ट्रेट एंड ऑरली स्टाइल ऑफ राइटिंग लेटरिंग, कि इसमें जो इसके लेटर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, उनमें कोई कर्व्स वगैरह नहीं होती। और इस वजह से ये जो है ये ऑर्नामेंटल स्टोन्स जो है उसमें यूज़ हुआ और कॉइन्स वगैरह में भी यूज़ हुआ था ये ख़त स्टार्टिंग में। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेन स्क्रिप्ट है जो कुरान को कॉपी करने के लिए 8th से 10th सेंचुरी में यूज़ हुआ था। बेसिकली जो स्टार्टिंग में जब इस्लाम आया था तब यही जो ख़त था वो यूज़ हुआ था, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसकी जो है इसका जनरल यूज़ जब हुआ, पहले तो सिर्फ ये कुरान के लिए यूज़ होता था, फिर उसके बाद इसको जनरली जब यूज़ किया गया तो वो 12th सेंचुरी में हुआ। और इसके बाद जो है इसके लिए उन्होंने कहा कोई ख़ास रूल्स नहीं होते इस ख़त के लिए, बस ये है कि आपने इसमें इसके एंगल्स का और इसकी लीनियर शेप्स जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखना होता है, वही इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो दूसरे ख़त होते हैं उसमें कत जैसे नुक्ते जो होते हैं ना वो उसके ज़रिए मेजरमेंट्स की जाती हैं कि इतने ख़त होंगे, इतने कत होंगे और इस साइड पे कर्व जाएगी, इस तरह वो लिखा जाएगा। लेकिन जो कुफिक है ना इसमें कोई कर्व्स वगैरह भी नहीं यूज़ होती, कोई इसमें कत यूज़ नहीं होते। इसमें सिर्फ जो है वो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और ऐसे बिल्कुल एक लीनियर्स जो है वो इसकी लाइंस होती हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी वो बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो और या फिर इसमें अगर कोई कर्व्स वगैरह होंगी भी तो एंगुलर होंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल्स पे बनी होंगी। और इसमें जो कुफिक है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हुई, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं वो कुफिक कैलीग्राफी में हुई थी। तो हम उनको स्टडी कर लेते हैं। इसके कुछ स्टाइल्स मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं स्टाइल्स। एक अर्ली कुफिक है, उसके बाद ओल्ड या इसको ईस्टर्न कुफिक भी कहते हैं, ये बहुत खूबसूरत स्टाइल होता है। इसके बाद नॉटेड कुफिक है और ऑर्नामेंटल कुफिक और स्क्वायर कुफिक। हम जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में वो ऑर्नामेंटल कुफिक होगा और स्क्वायर कुफिक। अब ये जो हम इसकी कुफिक की वेरिएशंस हैं उनकी थोड़ी सी देख लेते हैं कि पिक्चर्स वो किस तरह से दिखता है हाथ। तो जो अर्ली कुफिक था, सबसे पहले जो कुफिक यूज़ हुआ वो इस स्टाइल्स में था कुछ, ठीक है। ये स्टाइल है, ये काफ़ी पुराना स्टाइल है, हमसे तो सही तरह से पढ़ा भी नहीं जाता। तो ये एक पुराना स्टाइल था, ये अर्ली कुफिक का था, सबसे पहले जो कुफिक यूज़ हुई थी ना वो। उसके बाद है ईस्टर्न या ओल्ड कुफिक। ये आजकल भी यूज़ होता है, ये पेंटिंग्स में यूज़ होता है जब हम पेंटिंग्स को कोई ओल्ड टच देना चाहें ना, कि ऐसे लगे जैसे ये एक बहुत ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है, तो उसमें ये वाले ख़त जो है ना वो यूज़ होते हैं, ओल्ड कुफिक। ये बहुत खूबसूरत आता है। इसमें तो ये मतलब ये पिक्चर थोड़ी पुरानी लग रही है ना, इस वजह से ये इस तरह का लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत आता है। इसको ईस्टर्न ख़त भी कहते हैं क्योंकि ये एशिया में जो है यूज़, ये आजकल यहाँ पर एशिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ा है। नॉटेड कुफिक, तो ये भी जो बेसिकली इसकी जो बेसिक वर्ड्स जो लिखे हुए हैं ना वो ऑर्नामेंटल कुफिक में ही लिखे हुए हैं, बस इसकी जो ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए नॉट्स यूज़ हुई हैं इस वजह से इसको नॉटेड कुफिक है। तो ये ऑर्नामेंटल कुफिक है एक हमारे पास। इसमें जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो वर्ड्स को लिखा जाता है। देखें इसकी वर्टिकल्स जो हैं इनकी लाइंस हैं बिल्कुल। और इसी के बाद ये ऑर्नामेंटल कुफी की कुछ मज़ीद जो हैं ये नेम्स बेसिकली लिखे हुए हैं ऑर्नामेंटल कुफी के। तो इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आप इन नेम्स को आसानी से पढ़ लेंगे ना कि ये क्या लिखा हुआ है। अभी तो इसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है ऑर्नामेंटल कुफी को, क्योंकि ये जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं ना करते ये वाला हाथ अपनी लैंग्वेजेस में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केयरकुफिक। इसमें मतलब कि स्केयर की टाइप्स में लिखा आता है ना कि ऐसे बिल्कुल स्केयर इस तरह एक होता है कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो इक्वल होती है, उस तरह से वर्ड्स बनते हैं। जैसे ये कलमा लिखा हुआ पहला, देखें। अब इसी कलमे को आप इसी शेप में डिफरेंट जो है वो स्टाइल में भी लिख सकते हैं। स्केयरकुफिक का एक बहुत मज़े की बात यह है कि आप इसको जहाँ पर चाहें जिस तरह चाहें मोल्ड कर सकते हैं। आप किसी भी शेप में लिखना चाहें तो ये लिखा। इसी तरह अब ये देखें, ये भी वही कलमा लिखा हुआ है लेकिन इसको एक स्केयर शेप में लिखा हुआ है और ये है स्केयरकुफिक में। तो ये एक डिफरेंट जो है वो लुक दे रहा है, डिफरेंट स्टाइल दे रहा है। तो ये बात कहते अगर किसी को नहीं आता तो पढ़ने में लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इतनी मुश्किल लैंग्वेज है। तो लेकिन जब हमें थोड़ा सा इस पर गौर फिक्र करें तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा। अब हम देखते हैं स्केयरकुफिक को। यही स्केयरकुफिक की एक और जो है वो शेप लिखी गई है, इसमें लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वही जो है वो सारी साइड्स पे लिखा हुआ है। और दरमियान में जिस तरह वो नॉटेड कुफिक थी ना, इसी में स्केयरकुफिक में जो है ना वो भी हम थोड़ी सी नॉट्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो वो नॉट्स बनी हुई हैं और देखें एक डिफरेंट जो है वो लुक आ रही है। तो है तो ये बेसिकली स्केयरकुफिक। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं स्केयरकुफिक का, ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इजी जो है ना वो स्केयरकुफिक है। अगर आप इसको सीख लेते हैं ना आप उसको डिफरेंट शेप्स में खुद जो है वो उसको कन्वर्ट करें डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, तो ये एक नई लुक देती है। हर दफ़ा अगर आप एक ही वर्ड को डिफरेंट स्टाइल्स में लिखेंगे तो वो डिफरेंट लुक देगी। उसके बाद जो सेकंड स्क्रिप्ट है वो है नसख स्क्रिप्ट, और इसका मतलब जो है उसका मतलब है कॉपी करना। और ये भी जो है ये एक अर्लीस्ट स्क्रिप्ट था जो हमारे पास कुफिक स्क्रिप्ट था, उसके बाद जो है वो नसख था। और ये एक ओल्ड स्क्रिप्ट भी इसको कहते हैं। और इसको जो है वो इब्ने मुक़ल्ला ने जो है वो डिज़ाइन किया था 10th सेंचुरी में। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसको आप बहुत आसानी से लिख भी सकती हैं और पढ़ना तो बहुत आसान है। जैसे हमने कुफिक स्क्रिप्ट की बात की थी, तो अब भी उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं हम उसको पढ़ सकते कुफिक स्क्रिप्ट को। लेकिन नसख को हम लिख भी आसानी से सकते हैं और पढ़ भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है उसमें कट यूज़ करेंगे। एक इसमें जो इसकी मेजरमेंट्स होती हैं वो कट के ज़रिए होती हैं, मतलब कि जो नुक्ते लगाते हैं ना हम उसके ज़रिए इसकी मेजरमेंट्स की जाती हैं इनके लेटर्स की। और इसकी जो सेकंड वजह है इम्पोर्टेंस की वो ये है कि कुरान जो है वो ज़्यादातर इसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आज जो हमारे पास कुरान है वो आप गौर कीजिएगा तो वो ज़्यादातर नसख और सुलुस इन दोनों स्क्रिप्ट्स में ही लिखा होता है। तो ये जो है उन्होंने कहा इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसी वजह से है कि ये कुरान को कॉपी करने के लिए यूज़ हुआ है। इसके अलावा जो है इसको सिर्फ जो है वो कुरान के लिखने के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि और भी जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए उनकी कॉपी के लिए जो है ये यूज़ हुआ है, जिसके ऑफिशियल डिक्रीज़ में और इसके अलावा प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह में भी ये जो ख़त है ये यूज़ हुआ है। शेप्स देखें ये किस तरह का दिखता है, हाथ देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत हाथ है। इसको एक आसानी से इंसान पढ़ भी सकता है और लिख भी बहुत आसानी से सकता है। इसी वजह से ये इम्पोर्टेंस भी है, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसी वजह से है। और जो है हम इस कोर्स में तो ये नहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद जो है फिर कोई कोर्स करेंगे तो इसमें ये ज़रूर इंशाल्लाह यही नसख स्क्रिप्ट की ही आगे ये एक और जो है वो एक आयत लिखी हुई है। तो ये देखें यहाँ एक शेर है, कुछ भी है जो भी अरबी में लिखा हुआ है। तो ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत आता है, इसको आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं। और अब थर्ड वन है थुलुस स्क्रिप्ट, इसको सुलुस भी को पढ़ते हैं और इसका मतलब जो है 1/3। जैसे आपको पता भी होगा कि सुलुस का मतलब होता है कि तीसरा, तो थुलुस उन्होंने कहा कि इसका मतलब है 1/3। और ये जो ख़त है ये 10th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। और बेसिकली कहा जाता है कि ये जो नसख और थुलुस है ना तकरीबन साथ साथ ही जो है ना ये डेवलप हुए थे। और फिर इसको बाद में अटामन कैलीग्राफर्स जो थे उनमें मुस्तफ़ा रहीम और शेख हमादुल्लाह जो हैं इन्होंने इसको रिफ़ाइन किया था और आज जो हमारे पास ये है मौजूद है। ये जो है इसको भी बहुत आसानी से जो है ना वो पढ़ा जा सकता है और लिखा भी आसानी से ही जा सकता है, बस इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है थ्रू स्क्रिप्ट की। और जो है इसमें ये जिसकी जो लेटर्स होते हैं उनमें कर्व्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और दूसरा जो है इसमें इसकी जो लाइंस होती हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो दोनों जो हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। इसकी लंबी लंबी लाइंस होती हैं और इनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखेंगे कि जो बा है ना उसको
डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा जा सकता है साथ में, और एक थोड़ा शॉर्ट है और एक तो बहुत ज़्यादा लंबा है। इसी तरह जो अलिफ है उसको भी आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लॉन्ग भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो है इसमें बिल्कुल जो है सीधी लाइंस तो नहीं यूज़ होती हैं, इसमें कर्सिव लाइंस यूज़ होती हैं, मतलब कि कर्व्स होती हैं। और आप इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे भी कि इसमें कर्व्स जो हैं वो किस तरह से हैं। और इसमें जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस यूज़ होती हैं। और ये एक डेकोरेटिव स्क्रिप्ट है। इसको डिफरेंट इसके आप कह सकते हैं अगर कंपोजिशंस की जाती हैं। जो नसख स्क्रिप्ट है उसमें इतनी कंपोजिशन आपको नहीं मिलेंगी। सबसे ज़्यादा कंपोजिशन है वो एक थुलु स्क्रिप्ट में होती है, और उसके बाद कुफिक स्क्रिप्ट जो है इसमें होती हैं, और स्केयर कुफिक में होती हैं। तो आप इसकी देखें, इसकी शेप ये देखें, इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया हुआ है, और इसकी ये कंपोजिशन की गई हुई है कि इसको एक शेप दी गई हुई है, जैसे एक ड्रॉप की शेप होती है ना, वो दी गई हुई है। तो कंपोजिशन जो होती है वो आप डिफरेंट शेप्स में कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक वर्ड्स जो हैं उनका स्टाइल सेम ही रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये स्क्रिप्ट जो है वो करेंगे। इस कोर्स में इसी तरह देखें, अब ये वो बिस्मिल्लाह भी लिखा गया हुआ था, अब इसी में भी बिस्मिल्लाह ही लिखा गया हुआ है, लेकिन इसमें देखें नून कितना लंबा लिखा गया हुआ है। फिर सीन के आगे एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लंबी सी लाइन है, लेकिन है वो जो है वो कर्सिव ही है। तो इस वजह से ये जो ख़त है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये थुलु स्क्रिप्ट की एक और टाइप हमने लिखी है कि एक वर्ड थोड़ा सा बड़ा करके लिख लिया। ये भी बेसिकली कंपोजिशन ही होती है। कंपोजिशन यही होती है कि जो वर्ड्स हैं उनकी जो बेसिक लेटर्स फॉर्मेशन है वो सेम रहे, लेकिन आप वर्ड्स को आगे पीछे करके खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरती से लिखें उनको, एक कंपोजिशन उनकी एक शेप बने उनकी। फिर उसके बाद फोर्थ पे है नस्तालीक स्क्रिप्ट। जो नस्तालीक स्क्रिप्ट है ये जो है ये बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज जो है ना उससे ये आया था, डिवाइस किया गया था। और इसको जो है जो हमारा कौमी खत भी है, और बेसिकली ये फ़ारसी और ईरानी जो है ना वो इसको यूज़ करते थे। और इसको जो है वो कुरान के लिए नहीं यूज़ किया जाता। आपने देखा भी होगा कि जो कुरान का तर्जुमा है ना वो हम नस्तालीक ज़बान में लिखा था उर्दू में, लेकिन जो कुरान की अरबिक है वो नस्तालीक में नहीं लिखी गई है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कुरान लिखा गया हो, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये नॉन कुरानिक वर्क्स जो है ना वो इसे किया जाता है। फिर जो है वो कहते हैं कि ये एक जो नसख है ना उसी की एक जो है वो डेवलपमेंट है, बाद में आने वाली डेवलपमेंट। बेसिकली जो ख़त इस्लामिक कैलीग्राफी में जितने भी स्टाइल्स हैं उसमें कुफिक, नसख और थुलुत ये बेसिक स्टाइल्स हैं उसके, जो सबसे अर्लियर यूज़ हुए थे। उसके बाद जो स्टाइल्स आए हैं वो इन्हीं को रीशेप करके और इन्हीं को मॉडिफाई करके ना अब बाद में फिर डिफरेंट स्टाइल्स आते गए। तो जो नस्तालीक है ना इसको भी कहते हैं कि ये जो नसख है वो लेटर डेवलपमेंट है, और इसको तालीक भी कहते हैं ईरान में। इसको ईरानी ख़त भी कहते हैं, नस्तालीक को ईरानी ख़त भी कहते हैं। और तालीक का मतलब होता है हैंगिंग, मतलब कि लटकाना। तो लटकी हुई चीज़ क्या होती है, ऐसे लंबी सी होती है। तो इसमें भी जो है वो इसके जो स्ट्रोक्स होते हैं वर्टिकल स्ट्रोक्स तो थोड़े शॉर्ट होते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। आप इंशाल्लाह इसकी देखेंगे कि इसके हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं वो कैसे लॉन्ग होते हैं। और जो इसकी लाइंस होती हैं वो जो थुलु स्क्रिप्ट होता है और नसख उसकी थोड़ी सी मोटी लाइंस होती हैं, लेकिन इसमें जो इसकी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो एक तो छोटी होती हैं, दूसरा वो बारीक होती हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये जो इसकी स्क्रिप्ट है इसकी ज़्यादातर जो पॉपुलैरिटी है वो साउथ एशिया में है। जैसे कि हमारी जो कंट्री है वो एक एशियन कंट्री है, तो इसमें इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा, ये तो हमारा कौमी हक भी है तो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है कि इसकी जो शेप्स हैं वो किस तरह की हैं, वो डीप हैं, मतलब कि थोड़ी सी गहराई वाली हुक लाइक हैं, और जो है वो हाईली कंट्रास्ट हैं। तो हम इसकी देख लेते हैं कि तहत ये देखें। अब इसमें ये जो ता है ये थोड़ा सा लंबा किया हुआ है इसको, और ये जो ख़त है ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसको जो है वो स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल आता है। एक ये और एक थुलुत, ये दो जो स्क्रिप्ट हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं लर्न करने के लिए, लेकिन ये इतना भी नहीं है कि ये नामुमकिन तो नहीं है, लर्न किए जा सकते हैं। बस इंसान को कोशिश करनी चाहिए और उसमें तलब होनी चाहिए। देखें अब इसमें जो अलिफ लिखा हुआ है वो वर्टिकल जो स्ट्रोक है वो एक तो शॉर्ट है, वो दूसरा वो ज़्यादा जो है वो मोटा नहीं है, थोड़ा सा बारीक ही होता है इसका जो है ना वो वर्टिकल जो भी इसकी लाइंस होती हैं। फिर उसके बाद इसकी एक और देख लेते हैं, जैसे ये अब ये फ़ारसी में लिखा गया हुआ है, कुछ भी जो भी एक शेर लिखा गया हुआ है या कुछ भी है,
तो जो फ़ारसी ज़बान है ना, अगर आप उसके देखेंगे उसके ज़्यादातर जो अशार हैं ना वो नस्तालिक स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेंगे। तो ये देखें, इसमें इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं वो काफ़ी लंबी लंबी हैं। उसके बाद आ जाता है 5th पे दीवानी स्क्रिप्ट। तो ये हम इंशाल्लाह स्टडी भी करेंगे और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्क्रिप्ट है, लेकिन इसका पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो स्क्रिप्ट है इसमें बहुत ज़्यादा कर्व जो है ना वो यूज़ होती हैं। ये कर्सिव स्टाइल है, अरबी कैलीग्राफी का है, और ये इसको कहते हैं कि ये जो है वो तालीक मतलब नस्तालीक जो स्टाइल था उसी से जो है ना बाद में ये डेवलप होकर आया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बेसिक स्टाइल्स थे वो 3 ही हैं। उसके बाद जितने भी स्टाइल्स आए ना वो उन्हीं से थोड़े बहुत मतलब मिलते जुलते हैं, या उन्हीं को मॉडिफाई करके जो है ना वो डेवलप किए गए हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये एक फेवरेट स्क्रिप्ट था अटामन चांसलरी का कि वहाँ पर जो कोर्ट थे वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस था। आप कह सकते हैं कि जो तुर्क खिलाफत थी वहाँ पर। अब दीवानी जो है इसका नेम कहाँ से आया, तो इसका नेम दीवान से आया। दीवान जैसे उर्दू में कहते हैं ना दीवान खाना, रॉयल कोर्ट इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो नाम है ये वहाँ से आया है। जैसे कूफिक था तो कूफिक का जो नेम था वो कूफा शहर से है, तो इसी तरह इसका भी है। तो इसमें क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें जो लेटर्स हैं वो एक तो नैरो होते हैं, मतलब कि बहुत तंग लिखे होते हैं, और दूसरा इसकी जो लाइंस हैं वो राइट टू लेफ़्ट जो होती हैं वो अपवर्ड होती हैं। मतलब कि एक ऊपर से है, अगर आप एक वर्ड लिखते हैं थोड़ी सी हाइट पर और उसको ऐसे बिल्कुल डीप से एक कर्व जो है उसकी काफ़ी डीप कर्व आएगी ना, आप इसकी देखेंगे कि जो बा होता है उसकी कर्व कितनी ज़्यादा डीप होती है, ठीक है। तो इसकी जो अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इसकी कर्व होती हैं वो काफ़ी डीप होती हैं। इसके बाद जो है इसमें दीवानी जो स्क्रिप्ट है इसमें वेरिएशन आई थी। इसमें वेरिएशन किस तरह आई थी कि आप दीवानी स्क्रिप्ट लिखें और उसके बाद जो उसके अंदर स्पेस बच जाए ना वर्ड्स के दरमियान, वैसे तो ये बिल्कुल ऐसे नैरो सा लिखा जाता है ख़त, लेकिन जो स्पेस बच जाए उसमें आप छोटे छोटे डॉट्स डालें, ठीक है, वो डेकोरेटिव, उसको फिर आप कहते हैं जिली स्क्रिप्ट, ठीक है, जिली दीवानी या जली दीवानी, इसको कुछ पढ़ सकते हैं आप। तो उसको डेकोरेशन करने के लिए इसके दरमियान जो है ना वो डॉट्स छोटे छोटे लगाए जाते हैं। इंशाल्लाह आप इसको देखते हुए हैं कि ये कैसे हैं, ताकि वो जो उसके दरमियान की स्पेस है ना वो फिल हो जाए, ठीक है। ये जो दीवानी स्क्रिप्ट है इसको लिखना और पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है, आप पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है ये कोड डॉक्यूमेंट्स जो है उसके लिए एक आइडियल स्क्रिप्ट था। कुरान तो नहीं लिखा गया स्क्रिप्ट में, और बाकी जो दूसरे ऑफिशियल वर्क्स वगैरह थे उसके लिए ये काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट है, क्योंकि इसको पढ़ना और लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आसानी से सबको समझ भी नहीं आती इसकी। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ये जो है प्रिवेंटेड फॉरगेरी के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा है कि अगर आपने के पास कोई सीक्रेट मैसेज है तो अगर आप उसको लिखते हैं इस मैसेज इस फॉर्म में इस स्क्रिप्ट में, और अगले को पढ़ना नहीं आता, किसी और को पढ़ना नहीं आता, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस भी नहीं है, तो अगर दूसरे बंदे को पढ़ना नहीं आएगा तो वो इसको आसानी से आपके मैसेज को डिकोड नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी अब देख लेते हैं कि शेप्स। अब ये देखें इसमें जो बा है उसकी एक कितनी हाइट से शुरू हो रहा है और उसके बाद जो है ऐसे बिल्कुल डीप सी इसकी कर्व आई है, और फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया, उसकी कर्व जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर गई है, ठीक है। और ये जो है ना ये एक स्ट्रेट हाथ नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है। जैसे ये देखें खलक लिखा गया हो ना, इसमें खा जो है वो टेढ़ा है, उसके बाद लाम काफ़ी मतलब टेढ़ा करके लिखा गया है इसमें, और इसके बाद ये सीन की देखें कितनी ज़्यादा हाइट पे जाके थी, और ये देखें ये ता भी इसकी कितनी ज़्यादा जो है वो कर्व है। तो ये जो ख़त है ये इसी वजह से ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस भी रखता है कि एक तो ये पढ़ा नहीं जाता आसानी से और लिखा नहीं जाता, और दूसरा जो है इसकी शेप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इसी तरह ये एक और आयत है, ये भी लिखी गई हुई है इसमें, और इसमें देखें बहुत ज़्यादा मतलब गैप नहीं है वर्ड्स के दरमियान, वर्ड्स बिल्कुल साथ साथ लिखे जाते हैं। एक वर्ड है उसके बिल्कुल अंदर ही दूसरा वर्ड भी लिखा जा सकता है। अब ये देखें दीवानी जिली जो थी वो मैंने आपको बताया था कि इसमें डॉट्स यूज़ होते हैं। अब ये देखें उन्होंने लिखी हुई है सूरा जो अखलास है वो लिखी है, और उसके जो शेप बनानी थी उसको कवर करने के लिए उसमें डॉट्स जो है ना वो लगा दिए हैं और कुछ शेप्स लगा दिए हैं अंदर, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद जो 6th पे है वो है अरिका स्क्रिप्ट।
तो ये जो रिका है ये बहुत ज़्यादा इजी स्क्रिप्ट है जी, ठीक है। एक ये इजी स्क्रिप्ट है और एक जो है वो स्केयर कोफिक, वो बहुत ज़्यादा इजी स्क्रिप्ट है। और ये जो है ये थुलु से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, लेकिन ये इतना थुलु थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये 10th सेंचुरी जो है इसमें ये अपीयर हुआ था, और इसकी जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। इसमें बिल्कुल भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितने भी स्ट्रोक्स होते हैं ना वो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट होते हैं, कोई भी लंबा स्ट्रोक नहीं होता इसमें। और इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम है याकुतुल मुस्ताज़िमी। और ये जो स्क्रिप्ट है ये इसलिए ज़्यादा जो है वो फेमस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इसमें जो इसकी हॉरिजॉन्टल स्टैम्प्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, और वर्टिकल भी हैं, शॉर्ट ही होती हैं इसकी। उसके बाद रिका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मॉल शीट। तो स्मॉल शीट उन्होंने कहा कि शायद इसका मतलब इसलिए है क्योंकि ये जो ख़त है ये बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है, क्योंकि इसमें ना तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, वो छोटी होती हैं। तो जाहिर है ये एक जो है वो स्मॉल शीट ऑफ पेपर पे आप ज़्यादा लिख भी सकते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं जी ये स्मॉल शीट, इसका जो है वो मीनिंग है। इसके अब देख लेते हैं, ये देखें, ये इसमें मतलब कि बिल्कुल भी कोई भी लंबी जो है ना आपको लाइन ना वर्टिकल नज़र आएगी ना हॉरिजॉन्टल नज़र आएगी। तो ये मतलब आसानी से पढ़ा जा सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है बिल्कुल भी। और इंशाल्लाह ये हम बाद में स्टडी करेंगे, इस कोर्स में तो नहीं कर रहे। ये भी काफ़ी खूबसूरत आता है। अब ये जो हमने जितने भी ख़त जो हैं वो पढ़े हैं उनका एक ओवरव्यू भी है, और इसके अलावा भी इस्लामी कैलीग्राफी में भी कुछ स्टाइल्स और भी हैं। ये जो थे ये बेसिक स्टाइल्स है जो हमने 6 पढ़े हैं। जैसे अर्ली कुफिक है, वो ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा गया हुआ है, वो अर्ली कुफिक में है। फिर उसके बाद जो ओल्ड कुफिक या ईस्टर्न कुफिक जिसको कहते हैं वो है। फिर उसके बाद एक मगरबी कुफिक है, उसमें लिखा गया हुआ है। फिर ये फातिमी कुफिक जिसको ऑर्नामेंटल कुफिक भी कहते हैं, ये हम इंशाल्लाह स्टडी भी करेंगे। और उसके बाद स्केयर कुफिक, और उसके बाद जो है वो मुहक्कक, ये एक ख़त है। ये जो है ये थोड़ा बहुत जो है ना उससे सुलूस से मिलता जुलता है जो मुहक्कक ख़त है। उसके बाद नीचे सुलूस भी लिखा हुआ है हाथ। असल में सुलूस हाथ में किसी भी हाथ में एक ही वर्ड को लिखने की 2-3 फॉर्म्स होती हैं, इसलिए आप किसी भी इसको फॉर्म में लिख सकते हैं वर्ड को। और इसके बाद एक और हथ है, नसख है और नस्तालीक हथ है। और भी हथ हैं, लेकिन जो फेमस है वो ज़्यादातर यही हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेमो क्लास जो है वो कंप्लीट होगी। ये आपने कुछ भी इनमें से याद नहीं करना, ये बस आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए था कि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें थोड़ी बहुत आपको पहचान हो खतूत की कि हम के कौन कौन से ख़त हैं अरबी कैलीग्राफी में, और हम कौन से स्टडी करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही इनमें से कुछ ख़त किए भी हुए हों, तो अगर आपने किए हुए हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किए हुए तो इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। तो ये क्लास हमारी यहाँ पर मुकम्मल होती है। अब इसके बाद हम कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो देख लेते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे, ये चूँकि ऑनलाइन कोर्स है तो बच्चों को लगा था कि लाइव सेशंस होंगे, तो लाइव सेशंस नहीं होंगे बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। लाइव सेशन क्यों नहीं रखे? क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ थे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जॉब भी करते हैं, और उनके लिए फिर टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो इस वजह से जो है ना वो लाइव सेशंस नहीं रखे। दूसरा जो इशू था वो ये था कि नेटवर्क इशू बन जाता है अक्सर लोगों का, कि जो है वो नेटवर्क ठीक ना हो तो अगर लाइट चली जाए ये भी मसला हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास अब नेटवर्क नहीं आ रहा, तो जो लेक्चर्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इस वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हैं कि आपके पास जब भी टाइम हो, आप जब भी फ्री हों, इस लेक्चर को दिन में एक लेक्चर को तो आपने ज़रूर लेना है, क्योंकि एक लेक्चर तो आपको रोज़ाना का प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपने वो लेक्चर कवर करना है। डेली कवर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप उसको पेंडिंग पे लगा देंगे कि हम वीकेंड पे जाकर करेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो होंगे उनको कवर करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और आपको लगेगा कि आपको एक बर्डन जो है आपके सर पर है, और आप उसको इतनी खूबसूरती से और मज़े से काम नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप जो है वो रोज़ाना का अपना डेली का डेली काम किया करें। तो इसकी टाइमिंग जो है, चूँकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं तो टाइमिंग का आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। मैं आपको सुबह 9 बजे जो है उससे पहले लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। और जो उनकी लिंक्स जो है ना वो 9 बजे से पहले आपको मिल जाएंगे, और जो उसकी वीडियो होगी लेक्चर की, चूँकि उसकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो हाई होगी, इस वजह से जो लेक्चर होगा उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो वो मैं आपको इंशाल्लाह उनकी वीडियोस जो होंगी वो दिन 12 बजे से पहले जो है ना वो सेंड कर दिया करूँगी।
तो इस तरह आपके पास जो है वो अगले काफ़ी टाइम होगा उस लेक्चर को कवर करने के लिए। तकरीबन 12 घंटे तो कम से कम होंगे ही उस लेक्चर को कवर करने के लिए। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आसानी से कवर कर लेंगे। और इसके बाद जो है आपकी डेली असाइनमेंट हुआ करेगी। जैसे आपने एक लेटर पढ़ा, एक दिन एक लेटर अलिफ और बा, आपका फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट करें कर लेते हैं। तो फिर आपका उन 2 लेटर से कोई वर्ड बनेगा तो वो आपकी असाइनमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बाब, तो ये एक वर्ड बन रहा है तो ये आपकी असाइनमेंट बन गई। ठीक है, इसी तरह जितने भी आप लेटर्स पढ़ते जाएंगे उनसे जो जो हरूफ बनते जाएंगे वो मैं आपको रोज़ाना का एक वर्ड दिया करूँगी, वो आपकी डेली असाइनमेंट हुआ करेगी एक वर्ड की। उसके बाद जो होगा आपका वर्क जो है वो वीकेंड पे चेक हुआ करेगा। वो चेक इस तरह हुआ करेगा कि सुबह जुम्मे वाले दिन सुबह 7 बजे आपकी चैट ओपन हुआ करेगी और सैटरडे को सुबह 7 बजे जो है वो चैट क्लोज़ कर दी जाएगी। और वो 24 आवर्स जो है 24 आवर्स आपकी जो चैट है वो ओपन रहा करेगी। तो आपके पास जितना भी वीकेंड का आपका पूरे वीक का वर्क होगा वो आप वहाँ पर सेंड करेंगे। अब आपको जो फ्राइडे का वर्क होगा वो आप सेंड नहीं करेंगे, फ्राइडे से पहले थर्सडे तक का वर्क जो आपका जितना भी होगा आपने वो सेंड करना है। और सेंड क्या करना है, ये नहीं कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने काम दिया है तो आपने एक मतलब 2 लाइन लिखी है, ठीक है, उसको प्रेस कर लिया आपने प्रैक्टिस, तो वो आपने फटाफट ग्रुप में भेज दिया। नहीं, उसको प्रैक्टिस करें, 1-2 पेज कम से कम 2-3 पेज तो लगाएं उसकी प्रैक्टिस पे। और जब आपको लगे कि काफ़ी बेहतर होगी मेरी प्रैक्टिस, तो फिर आपके पास जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत काम होगा 1 पेज का, वो आप 1 दिन के लिए 1 पेज का काम रखेंगे, एक असाइनमेंट का और एक आपकी प्रैक्टिस जो लेटर्स की प्रैक्टिस होगी उसका पेज। ठीक है, ये आप ध्यान से सुने कि एक आपकी असाइनमेंट, डेली असाइनमेंट जो आपको वर्ड मिलेगा 1 पेज उसका होना चाहिए और दूसरा पेज जो है वो आपका लेटर्स, जो भी लेटर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी एक लेक्चर में उसका होगा। तो इस तरह आपके एक दिन में 2 पेजेस होंगे जो आपने ग्रुप में सेंड करना है। लेकिन आपने उसको एक दिन ग्रुप में सेंड नहीं करना, बल्कि उन सबको लेक्चर लेना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी पिक्चर्स बनाकर तो रख लेनी है। जब आपकी वीकेंड पे फ्राइडे आएगा तब आपने उसकी एक फ़ाइल बनानी है PDF की और उसको कैम स्कैनर में स्कैन करना है मैजिक कलर में। ओके, अगर आपको ये करना नहीं आता तो बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में इसकी जो है वो डिटेल्स बता दूँगी कि कैसे उसको कैम स्कैनर में स्कैन करते हैं। तो उसको आपने वहाँ पर स्कैन करना है, PDF की एक फ़ाइल बनानी है और वो आपने पूरे वीक का वर्क जो है वो एक फ़ाइल में करके सेंड करना है। और आपका जो भी वर्क होगा, फ़र्ज़ करें आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो 8 को शुरू हो रहा है और उसमें आप 2 लेटर पढ़ते हैं अलिफ और बा, और वो जो आपने नोट्स बनाएंगे उसके ऊपर आप अपनी डेट भी लिखेंगे कि आपका ये जो लेक्चर है ये किस डेट को आया था और आपने उसी डेट को किया या बाद में किया। जिस डेट को भी आपने किया अपने वो डेट ऊपर लिखनी है। ठीक है, वो डेट भी साथ लिखी हुई होगी और जो फाइल का नेम है वो आपने अपना नेम रखना है। ठीक है, आपका जो भी नेम होगा आप उस फाइल के नेम में वही रखेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स थी। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हुई तो बता दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में मज़ीद जो है इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसके अलावा जो ग्रुप में है वो अननेसेसरी मैसेजेस बिल्कुल भी नहीं करने आप लोगों ने, कि एक तो आपने हाल अहवाल नहीं पूछना एक दूसरे का। आपकी चैट जो है वो रोज़ाना मैं 1 घंटे के लिए ओपन किया करूँगी डेली की, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। ठीक है, 1 घंटे के लिए आपकी ओपन हुआ करेगी। उसमें आपने कोई वर्क नहीं सेंड करना, बल्कि जो लेक्चर लिया होगा अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा वो आप डेली का डेली कर सकेंगे। ये पहले मैंने नहीं रखना था लेकिन बाद में फिर मैंने रखा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हुआ अगर हम उसको ना कर सके वो पूरा वीक जो है वो चलता जाएगा, तो बाद में भूल भी सकता है बंदे को कि वो हमारे पास एक माइंड में क्वेश्चन था। तो आप वो क्वेश्चन डेली का डेली कर सकते हैं। इस वजह से वो चैट ओपन होगी सिर्फ 1 आवर के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर कीजिएगा, मुझे पर्सनल में बाद में मत कीजिएगा फिर कि मेरा ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा जब आपकी चैट ओपन होगी तब भी आप जो है वो अपना एक तो वर्क सेंड किया करेंगे, आपने जो भी काम किया होगा, और दूसरा आपको कोई क्वेश्चन हो वह भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई हाल वाले एक दूसरे का नहीं पूछना और ना ही इस्लाम दुआ जो है ना उनकी इस्लाम दुआ करनी है और उसके इतने ढेर सारे मैसेज लगा देने हैं
क्योंकि बच्चों को फिर जो है वो बहुत मुश्किल होती है। जो असल मैसेज, अगर फ़र्ज़ करें मैंने कोई काम का मैसेज जो है वो किया भी हुआ होगा उनको, तो वो इसी के जो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम के मैसेज पढ़ते उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो मैसेज है वो कहाँ गया। ठीक है। और दूसरा, जो एक मैं किसी का रिप्लाई करूँगी मैसेज का, बेशक आप उसको ना देखें, उसको सिर्फ वही बंदा देखे जिसको रिप्लाई किया गया। लेकिन जो जनरल मैसेज होगा जिसमें किसी को भी मेंशन नहीं किया होगा, वो तकरीबन सभी आपको सबको चाहिए कि वो सब उस मैसेज को देख लें, क्योंकि वो जनरली सब मेंबर्स के लिए होगा। इसके अलावा ग्रुप में किसी किस्म की जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जो कीजिए ना, वो इजाज़त नहीं होगी आपको। जिस तरह अभी मैंने चैट ओपन की थी तो आपने जो है धड़ा वो मैसेज करने शुरू कर दिए कि जो है हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ले लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास हैं, आपको उसको सेल भी करना चाहिए, लेकिन ये एक सेलिंग ग्रुप नहीं है, ये एक कैलीग्राफी ग्रुप है। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई है इस तरह का मटेरियल, अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, दैन आप मुझे बता दें पर्सनली में, मैं आपको ग्रुप में मैसेज आपको कन्वे कर दिया करूँगी। ओके। अगर किसी ने रब्ता करना हुआ तो फिर आपसे वो पर्सनली रब्ता करें, ग्रुप में एक दूसरे से सवाल जवाब मत किया करें। ओके। क्योंकि बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा इससे भी इरिटेशन होती है, क्योंकि ये ग्रुप एडवर्टाइजमेंट जो ये जो ग्रुप है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है ही नहीं। ये जो ग्रुप है ये आपकी लर्निंग के लिए है। तो इसमें ये जो इस तरह की मटेरियल सेंड करना वो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर ये मटेरियल के अलावा भी अगर आप कुछ और सेल करते हैं, अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं तो भी वो अलाउ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि जब चैट ओपन हो तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं उसको उनको अवॉइड करना है आप लोगों ने। इसके अलावा आपका एक और जो था वो पॉइंट ये था कि सर्टिफिकेट सिर्फ उनको मिलेंगे जिनकी अटेंडेंस पूरी होगी। और अटेंडेंस आपकी जो वीकेंड पे लेक्चर्स मैं आपके नोट्स आया करेंगे, वहाँ से मैं लगाया करूँगी आपकी अटेंडेंस। और अगर किसी की अटेंडेंस शॉर्ट होने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 2 जो हैं वो 2 वीक्स तक आपको छुट्टियां मतलब मिल सकती हैं, कि 2 वीक्स में अगर आप 2 वीक्स अपना काम सेंड नहीं करते इट्स ओके। लेकिन जब स्टार्ट वाला वीक है तब आपने स्टार्ट में ज़रूर अपने काम सेंड करना है। अगर स्टार्ट में ही अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कहते हैं कि जी मैं स्टार्ट में छुट्टी कर लेती हूँ, मैंने काम नहीं सेंड करना अब ये वाला, तो दैन आपको फिर ग्रुप से लेफ़्ट कर दिया जाएगा। एक पहले जो मैंने देखना है कि ग्रुप में कौन कौन काम कर रहा है। अगर फर्स्ट वीक में जिसने काम किया वो ग्रुप में रहेगा, उसके बाद मैं देखूँगी कि सेकंड जो है वो लेक्चर सेकंड वीक में जो आप अपने नोट सेंड करेंगे, तो आपको सिर्फ 2 वीक्स में देखूँगी जिनका शुरू से बिल्कुल काम ना हुआ वो भी लेफ़्ट हो जाएंगे ग्रुप से। और जो है सर्टिफिकेट्स उनको ही मैं दूँगी जिन्होंने काम किया होगा। 2 आपको जो है वो लीव्स रिक्वायर हैं, लेकिन वो 2 छुट्टियाँ आप तब कर सकेंगे जब आप छुट्टी लेंगे। आप ये नहीं कि अभी 7 AM पे आपकी चैट ओपन हुई है फ्राइडे को और आप मैसेज कर रहे हैं कि मैम आज मैं लीव पे हूँ, नहीं। ये क्योंकि वो आपने फ्राइडे को काम नहीं था करना, वो आपने काम पूरे वीक का करना था। फ्राइडे को तो आपने बस चेक करवाना था उस काम को। ठीक है। तो फिर उस दिन की लीव का कोई मकसद ही नहीं है कि आज नहीं मैं कर सकती काम। ठीक है। तो आपने जो भी आपकी लीव होगी उसको आपने पहले ही मुझसे ले लेना है। अगर आप एंड टाइम पर जो है वो मुझे बताएंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकी या ये रीज़न थी, ये वो जो भी आपने बनानी है बना लीजिएगा। तो आपने जो भी आपकी रीज़न होगी वो आपने मुझे पहले बतानी है अगर आप काम नहीं सेंड कर सकते तो। ठीक है। तो आपको 2 जो हैं वो लीव्स हैं वो आपको अलाउ होंगी, लेकिन रीज़न के साथ। क्योंकि सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मुझे तो कुछ नहीं है, मैं सबको बना के दे दूँगी, लेकिन अगर आपको काम आता ही नहीं है, आपने काम किया ही नहीं है, तो फिर उन सर्टिफिकेट्स का आपको क्या फ़ायदा। वो ऐसे एक बेकार सा पेपर होगा आपके लिए। ठीक है। अगर आपने काम किया होगा तो आपको खुशी भी होगी उस सर्टिफिकेट को लेते हुए। तो इंशाल्लाह ये जो था ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और इसके अलावा प्रोजेक्ट एक होगा आपका एंड पर। ठीक है। ये तो आपकी असाइनमेंट्स होंगी ना, एक डेली असाइनमेंट होगी, फिर उसके बाद जब हमारा एक स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ करेगा तो भी एक असाइनमेंट हुआ करेगी, और वो कोई आयत हुआ करेगी। मैंने जो है वो कोर्स में लिखा भी हुआ कि कौन सी आयत हुआ करेगी। ठीक है। आप पढ़ भी लीजिएगा। और इसके अलावा आपको 2 छुट्टियां हैं इस पूरे कोर्स में, सिर्फ 2 छुट्टियां, एक ईद उल अजहा की और एक 14 अगस्त की, बस। उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है आपको। ठीक है। और ये आपका जो है वो प्लान है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि फ़ाइनल प्रोजेक्ट, आपका फ़ाइनल प्रोजेक्ट जो है वो अस्माउल हुस्ना है 1 से लेकर 40 तक। ठीक है।
ये आपके इसके लिए आपको 4 स्क्रिप्ट हमने किए हैं, तो एक स्क्रिप्ट का फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मैं 2 डेज़ दूंगी, तो टोटल आपके पास 8 डेज़ होंगे फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। अस्माउल हुस्ना जो है वो फर्स्ट हमारा ऑर्नामेंटल कुकिंग स्क्रिप्ट होगा, तो उसके लिए आप 1 से लेकर 10 तक अस्माउल हुस्ना जो है वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 11 से लेकर 20 तक जो होंगे वो स्केर्ड कुकिंग में लिखेंगे। इसी तरह 21 से लेकर 30 तक जो है वो आप दीवानी में, और 31 से लेकर 40 तक अस्माउल हुस्ना होंगे वो आप थुल स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको एक साथ क्लियर कर दूँ। आई होप कि आपकी जो भी कोर्स डिटेल्स थी वो भी आपको अब अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा आई होप, इंशाल्लाह। तो आपका ये लेक्चर टू डेमो क्लास है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। और आपको इसकी कितनी समझ आई और ये आपको लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे, बेशक कमेंट करके या फिर वैसे मैसेज करके भी बता सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी जो फर्स्ट क्लास होगी ऑर्नामेंटल कुकिंग की उसमें मुलाकात करेंगे।